आज भी इंडिया का पुलिस सिस्टम का फ्रेमवर्क उस लॉ से इन्फ्लुएंस होता है जो 1861 में ब्रिटिश ने बनाया था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह नहीं है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि उस लॉ का ओरिजिनल पर्पस क्रिमिनल को पकड़ना या इंडियन सिटीजन का प्रोटेक्शन करना नहीं था। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश एम्पायर को बचाना। 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश को इतना डरा दिया कि उन्होंने डिसाइड किया इंडिया को सिर्फ आर्मी के दम पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हमें एक ऐसी परमानेंट पुलिस फोर्स चाहिए जो हर डिस्ट्रिक्ट, हर टाउन और हर गांव में ब्रिटिश राज की अथॉरिटी को मेंटेन रखे। और इसी डिसीजन ने जन्म दिया पुलिस एक्ट 1861 को, एक ऐसा लॉ जिसने मॉडर्न इंडियन पुलिस सिस्टम की फाउंडेशन रखी। लेकिन सवाल ये है, अगर पुलिस सिस्टम का जन्म पब्लिक सर्विस के लिए नहीं हुआ था तो उसका असली पर्पस था क्या? इसकी शुरुआत होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ I ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में ट्रेड करने का चार्टर दिया। लेकिन 1757 के प्लासी का युद्ध और 1774 के बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही। उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे समृद्ध इलाकों पर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल जमा लिया। ब्रिटिश का मेन ऑब्जेक्टिव था मैक्सिमम प्रॉफिट और कंप्लीट कंट्रोल करना, इंडिया से टैक्स कलेक्ट करना और मटेरियल ब्रिटिश भेजना, अपने हुकूमत को और मजबूत बनाना। लेकिन इतने बड़े देश पर राज करना आसान नहीं था। उस समय अलग अलग इलाकों में अलग अलग पुलिस सिस्टम काम करते थे। कहीं कोतवाल सिस्टम था, कहीं जमींदार लॉ एंड ऑर्डर संभालते थे। ब्रिटिश को एक सेंट्रलाइज्ड फोर्स चाहिए थी जो सिर्फ उनके ऑर्डर फॉलो करे। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में दरोगा सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट 1857 की क्रांति के बाद आया। ब्रिटिश रिकॉर्ड इसे सेपो मुटनी कहते हैं, जबकि कई भारतीय हिस्टोरियंस इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस मानते हैं। मेरठ से शुरू हुआ यह विरोध दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी एंड सेंट्रल इंडिया के कई हिस्सों तक फैल गया। इन अपराइजिंग ने ब्रिटिश को यह एहसास करा दिया कि सिर्फ आर्मी के भरोसे भारत पर राज करना मुमकिन नहीं है। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया और फिर 1861 में पुलिस एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के तहत इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजीपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी और डिस्ट्रिक्ट थाना बेस्ड हायरार्की बनाई गई। पूरा स्ट्रक्चर मिलिट्री कमांड की तरह डिजाइन किया गया। ऑफिशियली पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर उसका मेन ऑब्जेक्टिव थे ब्रिटिश राज के खिलाफ होने वाले रिबेलियंस को कंट्रोल करना, रेवेन्यू कलेक्शन एंड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को सिक्योर रखना, फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर नजर रखना, ब्रिटिश ऑफिशियल और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी करना। यानी पुलिस का पहला कैरेक्टर सिटीजन सेंट्रिक था ही नहीं बल्कि एम्पायर सेंट्रिक था। इस वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान इसी पुलिस सिस्टम का इस्तेमाल मास अरेस्ट और कॉलोनियल लॉ को इन्फोर्स करने के लिए किया गया। यह भी याद रखना जरूरी है कि पुलिस फोर्स में बहुत से भारतीय ऑफिसर और कांस्टेबल भी थे। वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ड्यूटी कर रहे थे। इसीलिए इंडिविजुअल पुलिस पर्सनल और कॉलोनियल पुलिस सिस्टम के पर्पस में फर्क समझना जरूरी है। 1947 में भारत आजाद हो गया, ब्रिटिश चले गए, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ गए, क्या सिर्फ हुकूमत बढ़ी थी या पुलिस सिस्टम भी? क्योंकि देखने से तो ऐसा लगता है कि अभी भी वही पुलिस सिस्टम चल रहा है। पुलिस सिस्टम में बहुत ज्यादा रिफॉर्म नहीं हुआ है। 15 अगस्त 1947 इंडिया आजाद हो गया, ब्रिटिश राज खत्म हो गया। लेकिन एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है, ब्रिटिश चले गए लेकिन उनका बनाया हुआ पुलिस सिस्टम तुरंत नहीं गया। जिस पुलिस एक्ट 1861 को ब्रिटिश ने अपने हुकूमत बचाने के लिए बनाया था, वही फ्रेमवर्क आजादी के बाद भी कई राज्यों में सालों तक चलता रहा। तो सवाल ये है, इंडिपेंडेंट इंडिया ने इस कॉलोनियल पुलिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए क्या किया? आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी प्रायोरिटी पुलिस सिस्टम का रिफॉर्म करना नहीं था, क्योंकि उस समय देश आजाद हुआ था और देश दो भागों में टूटा था। इसलिए देश पार्टीशन का हिस्सा और नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का चैलेंज सामने आ रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने एग्जिस्टिंग पुलिस स्ट्रक्चर को कंटिन्यू रखा, लेकिन धीरे धीरे रिफॉर्म से शुरू हुए। सबसे पहला बदलाव था इंडियन इंपीरियल पुलिस को रिप्लेस कर दिया इंडियन पुलिस सर्विस का गठन। अब पुलिस का रोल ब्रिटिश क्राउन की सेवा करना नहीं था, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और रूल ऑफ लॉ की रक्षा करना था। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और पुलिस को स्टेट लिस्ट में रखा गया, यानी हर स्टेट अपनी पुलिस फोर्स को कंट्रोल करेंगे। लेकिन कुछ ही सालों में एक्सपर्ट ने महसूस किया कि पुलिस का स्ट्रक्चर तो बदला है, लेकिन उसकी वर्किंग कल्चर में कॉलोनियल फोर्स के कुछ असर अभी भी दिख रहे हैं। इसीलिए 1977 में नेशनल पुलिस कमीशन बनाया गया।
इस कमीशन ने 1979 से 1981 के बीच 8 रिपोर्ट पब्लिश की और रिकमेंड किया कि पुलिस को पॉलिटिकल प्रेशर से बचाया जाए, इन्वेस्टिगेशन को प्रोफेशनल बनाया जाए और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाए। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2006 में फॉर्मर डीजीपी प्रकाश सिंह की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म के लिए 7 हिस्टोरिक डायरेक्टिव्स दिए। कोर्ट ने रिकमेंड किया कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाए, मेरिट बेस्ड डीजीपी अपॉइंटमेंट करना, सीनियर ऑफिसर के लिए फिक्स्ड टेन्योर करना, पुलिस स्टेबलाइजिंग बोर्ड बनाना, पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाना, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाना, इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर को अलग करना। इन रिफॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव था पुलिस को गवर्नमेंट सेंट्रिक से सिटीजन सेंट्रिक बनाना, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हर स्टेट में एक जैसा नहीं हुआ। कई रिकमेंडेशन आज भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है और यही से शुरू होती है आज के पुलिस सिस्टम की सबसे बड़ी चैलेंज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टाफ शॉर्टेज। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मुताबिक कई राज्यों में पुलिस के हजारों से पोस्ट खाली रहते हैं। इसका मतलब कम पुलिस पर्सनल को ज्यादा पॉपुलेशन और ज्यादा क्राइम हैंडल करना पड़ता है। दूसरी तरफ है 12 से 16 घंटे की ड्यूटी। फेस्टिवल, इलेक्शन, राइट्स, डिजास्टर और वीआईपी सिक्योरिटी के बीच पुलिस पर्सनल को रेगुलर वीकली की छुट्टी भी नहीं मिल पाती है। और तीसरी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जिसके एलिगेशन कई सेंसिटिव केस में लगते रहे हैं। इसी वजह से पुलिस की ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस पर लगातार डिबेट होती रहती है। चौथी प्रॉब्लम है वीक इन्वेस्टिगेशन सिस्टम। साइबर क्राइम, डिजिटल फ्रॉड और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के दौर में हर डिस्ट्रिक्ट में एडवांस फोरेंसिक लैब भी उपलब्ध नहीं है। कई ऑफिसर को लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन दोनों का काम एक साथ करना पड़ता है। पांचवी चैलेंज है पब्लिक ट्रस्ट। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पुलिस और पब्लिक पार्टनर जैसे होने चाहिए, लेकिन जब लोग पुलिस स्टेशन जाने से हिचकिचाते हैं, एफआईआर लिखवाने से डरते हैं, तो इसका नुकसान पूरे जस्टिस सिस्टम को होता है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी है। हर दिन लाखों पुलिस पर्सनल एक्सट्रीम हीट, फ्लड, राइट्स एंड टेररिज्म में अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करते हैं। इसलिए प्रॉब्लम सिर्फ पुलिस ऑफिसर की नहीं है, सिस्टम की भी है और सॉल्यूशन भी सिस्टम की होना चाहिए। बहुत सारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडियन पुलिस सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पुलिस रिफॉर्म को एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, पुलिस लॉज को मॉडर्न बनाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन को स्पेसिफिक और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना चाहिए, फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना चाहिए, पुलिस पर्सनल के वर्किंग आवर और वेलफेयर को इम्प्रूव करना चाहिए, कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देना चाहिए और पुलिस एंड पब्लिक के बीच ट्रस्ट को और मजबूत करना चाहिए। ब्रिटिश ने पुलिस सिस्टम को इसलिए बनाया था ताकि वो अपने एम्पायर को बचा सके। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया का मिशन क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट इंडिया का मिशन होना चाहिए पुलिस सिस्टम को पीपल के लिए बनाना। ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अगर रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट के साथ मजबूत होते रहे तो आने वाले सालों में इंडियन पुलिस सिस्टम सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स में से एक नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा प्रोफेशनल और ट्रस्टेड पुलिस फोर्स में से एक बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।